दोस्तों यही दो बाइक क्यों, वी स्टॉर्म 250 और NX 200, इन दोनों का ही कंपैरिजन क्यों? देखो, एक तो रीजन ये है कि वी स्टॉर्म 250 मेरे पास है और NX 200 का अभी मैंने कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस बनाए थे। इन दोनों बाइक्स में मेरे को ऐसा लगता है कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ एक जैसा पन है और कहीं ना कहीं ये बहुत दूर भी हैं एक दूसरे से। तो मेरे को ऐसा लगा कि इन दोनों बाइक पे मैं काफी डिटेल में आपसे बात कर सकता हूँ और काफी लोगों ने मुझसे पूछा भी था। डिटेल में वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैसा। पैसा मतलब कि वी स्टॉर्म है, देखो दोस्तों 2.4 लाख की वैसे जनरली अगर आप देखोगे, पर आजकल उस पर कुछ डिस्काउंट चल रहा है, कुछ ऑफर्स भी चल रही हैं और कुछ लोगों ने ली भी हैं। अप्रोक्सीमेटली 2.2 लाख की आपको ऑन रोड प्राइस में बाइक मिल रही है। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपकी NX 200 की, तो 1.67 या 8 की लॉन्च हुई है, जो अप्रोक्सीमेटली मेरे को ऐसा लगता है ऑन रोड जिसकी प्राइस होगी 1,90,000, मतलब 1.9 लाख के करीब इसकी ऑन रोड प्राइस होगी। तो कहीं ना कहीं 30-35 हज़ार का अंतर है दोस्तों। देखो 30-35 में वैसे आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, एक अच्छा सा हेलमेट मिल सकता है, राइडिंग जैकेट, राइडिंग बूट्स, उसके बाद सैडल बैग्स, काफ़ी कुछ आप ले सकते हो। और अगर ये सब नहीं लेना है तो 30-35 हज़ार का अगर आप पेट्रोल की बात करो तो 1-2 साल आराम से आप चल जाएगी, डिपेंडिंग आप कितना चलाते हो। शायद कोई 1 साल में ही फूक दे, कोई शायद 3 साल तक चलाता रहे, ये आपके ऊपर है। पर हाँ, 30-35 हज़ार का अंतर है। पर अब कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जिससे कि ये पता चले कि जो 30,000 रुपए आप बचा रहे हो उसमें कुछ फायदा है, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा 30,000 रुपए 35,000 रुपए दे के वी स्टॉर्म 250 ले लो तो आपका डिसीजन शायद ज्यादा बेटर रहेगा। डिटेल में बात करते हैं। देखो, होंडा और सुजुकी दोनों ही जापानीज पावर हाउस है, मतलब कि टॉप ब्रांड्स हैं मेकिंग मोटरसाइकिल्स, और आज से नहीं, बहुत सालों से। काफ़ी लोग इनसे इंडिया में खुश हैं, इनके प्रोडक्ट से, और काफ़ी लोग इनसे नाराज़ हैं। पर इतने सालों से जो मैं राइडिंग कर रहा हूँ, मोर देन लाख किलोमीटर, इतने सालों से डिफरेंट बाइक्स मैंने रखी हैं, एक चीज़ तो क्लियर, इन जापानीज कंपनीज की जो सोच है वो इंडियन कंपनीज से थोड़ी सी अलग होती है। और मैं तो कह रहा हूं अलग होनी ही चाहिए। जब अलग सोच होंगी तभी तो अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे। देखो, एक ब्रांड हर किसी को तो खुश नहीं कर सकती है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि हर ब्रांड को जो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वो रिलायबिलिटी पे। देखो भैया, रिलायबल प्रोडक्ट तो हर किसी को चाहिए, मतलब ये एक बेसिक नीड है, मेरे को ऐसा लगता है। और दूसरा, वैल्यू ऑफ मनी, कि जो आप खरीद रहे हो इतने पैसों में, उसके आपको उसके फीचर्स या उसकी वैल्यू मिल रही है, ओवर प्राइस तो नहीं है। किसी को चमक धमक चाहिए और किसी को सिंप्लिसिटी, तो हर टाइप के लोग हैं इस मार्केट में। मेरे लिए रिलायबिलिटी, जैसे मैंने बताया, टॉप इंपॉर्टेंस रखती है। कोई भी अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, खासतौर से जब मैं मोटरसाइकिल की बात करूँ और जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, रिलायबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दोनों ही ब्रांड में मेरे को ऐसा लगता है कि उस पॉइंट को इन्होंने काफ़ी ऊपर रखा है, रिलायबिलिटी। और एक और है इनका भाई कावासाकी, वो भी रिलायबिलिटी में से अनदर जापानीज पावर हाउस, तो उसकी भी रिलायबिलिटी अलग लेवल पे। ये आपको चीज़ तो मिलेगी। और इन बाइक्स के साथ ना एक ब्रांड में एक वैल्यू होती है। कोई चीज़ है, इतने सालों से बना रहे हैं मोटरसाइकिल, ये नहीं कि आज से बना रहे हैं, मतलब सालों से बना रहे हैं, तो हर इनके प्रोडक्ट पे ना इनकी इमेज दाव पे लगी हुई है, एक हिस्ट्री है इनकी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आजकल आपने देखा होगा कि कैंपा नाम से बहुत वापस सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में आ गई हैं, कैंपा। तो कैंपा आज की ब्रांड नहीं है, 1970 की ब्रांड है कैंप, इंडियन ब्रांड। उसका एक टैगलाइन भी होती थी, द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो वो फिर नेचुरली खत्म हो गई मार्केट में, जो भी सर्वाइव नहीं कर पाई। अभी उसको आपके जियो ने, मतलब रिलायंस ने उसको वापस खरीदा है, रिलायंस ने, और अब रीस्टार्ट करा है उसको। तो बेसिकली आपको नहीं लगता कि रिलायंस कोई भी नई सॉफ्ट ड्रिंक स्टार्ट कर सकता है, बड़े स्केल पे स्टार्ट कर सकता है, मतलब उसको कैंपा ही क्यों? क्योंकि कैंपा के साथ हिस्ट्री है, और हिस्ट्री आप खरीद नहीं सकते। तो दैट्स वाई ये जो ब्रांड्स हैं, जो पुरानी ब्रांड्स हैं, जो सालों साल, मतलब कुछ तो ऐसी हैं जो 100 ईयर्स से भी ओल्ड हैं, तो उनका क्या है कि उनके प्रोडक्ट्स, उनका नाम ऑन द लाइन लगा हुआ है ना, तो वो उनके लिए बहुत वैल्यू रख, इसलिए रिलायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। और क्या होता है ना कि कंपटीशन में आजकल काफ़ी कुछ चल रहा है, ये भी दे दो, वो भी दे दो, कहीं कॉस्ट कटिंग कर दी, रिलायबिलिटी में इश्यूज आ रहे हैं, कहीं पे थोड़ा सा पैसा बचा लिया, या क्वालिटी को लेके, क्योंकि कंपिटेटिव मार्केट है, लोगों को सस्ता चाहिए, ये भी चाहिए, तो क्वालिटी पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और काफ़ी ब्रांड्स करते, सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं कह रहा। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। आपको याद हो कि सोनी के फोन्स आते थे इंडिया में, मोबाइल फोन्स, याद है? भूल गए क्योंकि अब नहीं आते हैं, क्योंकि सोनी ने काफ़ी कम्पीट करने की कोशिश करी एक्चुअल में। उन्होंने थोड़े सस्ते भी निकाले, क्योंकि हर जगह से ये चाइनीज़ ब्रांड्स आ गए थे, और बाकी जो इनफैक्ट सैमसंग भी जो है, उन्होंने काफ़ी सस्ता, बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया था। और वहीं पर सोनी को लगा एक टाइम के बाद, नहीं यार, हम इसमें नहीं लड़ सकते, हम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू या कॉम्प्रोमाइज़ इतने ज़्यादा नहीं कर सकते, हमको कम्पीट नहीं कर सकते, हमें अपना एक स्टैंडर्ड रखना है। ठीक है, उस स्टैंडर्ड की वजह से फ़ोन महंगा है, यहाँ पे नहीं बिकेगा तो कोई बात नहीं, पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने मार्केट यहाँ से छोड़ के चले गए। बट आई टेल यू, कुछ लोगों को शायद पता होगा, आज की डेट में भी
अगर आप मोबाइल में जो कैमरा जो हम आईफोन और सैमसंग को लेके इतना अमेजिंग 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 करते हैं, आज भी जो सोनी के एक्सपीरिया ब्रांड के मोबाइल्स आते हैं इंटरनेशनली, उनका जो फ़ोन और क्लैरिटी और जो उसमें फीचर्स हैं वो अलग ही लेवल पे हैं दोस्तों, बहुत अलग लेवल पे हैं। वो महंगे भी आते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट लेवल। पर उनको लग गया था कि यहाँ पे नहीं कर सकते। चलो ये सब बात तो होगी ब्रांड की और उसकी। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट वो है सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट ऑफ द बाइक, इंजन। तो देखो वी-स्टॉर्म 250 सीसी का इंजन है। वहीं पे अगर हम बात करें NX200 184 सीसी का इंजन है। वहीं पे 26.5 PS की पावर है वी-स्टॉर्म 250 में, और अगर हम NX200 की बात करें तो 17.2 PS की पावर है। तो अंतर है। उसके बाद अगर हम बात करें टॉर्क की तो 22.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क है आपका वी-स्टॉर्म 250 में, और 15.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क है आपका NX200। तो इंजन नेचुरली सीसी कम है, छोटा इंजन है, ये बड़ा इंजन है, नंबर से भी देख सकते हो। नेचुरली इट्स मोर पावरफुल वी-स्टॉर्म 250। पावर डिफरेंस तो देखो दोनों में काफी है, और सही बताऊं जब आप दोनों चलाओगे तो आप वो महसूस भी करो। पर बात आती है कि जो आप 30,000 रुपए 30-35 हजार रुपए जो आप कम दे रहे हो NX200, तो क्या आप खुश हो उस पावर से? अगर खुश हो तो बहुत बढ़िया वाली बात है, और अगर नहीं खुश हो कि नहीं मेरे को तो ज़्यादा पावर चाहिए, तो नेचुरली आपको पता है कि आपको शायद कौन सी बाइक की तरफ जाना है। पर स्टिल यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। हाँ यार पावर ठीक है, पर उतनी भी ठीक नहीं है, पर चलेगी। जहाँ आप वी-स्टॉर्म को करीबन 100-110 पे आराम से क्रूज़ कर सकते हो पूरे दिन, वहीं पे मेरे को ऐसा लगता है कि NX200 को बिकॉज ऑफ द लोअर सीसी इंजन एंड द पावर, आप 90 के आसपास उसको क्रूज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इतना अंतर मेरे को लगता है दोनों इंजन्स में होगा। ऐसा नहीं है NX200 90 से ऊपर नहीं जा सकती है, 100 के ऊपर भी जा सकती है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि तब आप उसके इंजन को थोड़ा सा हायर लिमिट पे रहो। बीच बीच में चले गए वापस आ गए ठीक है, पर कॉन्स्टेंटली मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप 90s के आसपास रहोगे, 90-95 माइट बी 100 और 90, मेरे को ऐसा लगता है, तो इट विल बी अ वेरी गुड फॉर द इंजन एंड फॉर द एवरेज। और हाँ, NX200 में एयर कूल्ड इंजन, ना ऑयल कूल्ड ना लिक्विड कूल्ड, एयर कूल्ड इंजन। ये भी एक और रीज़न है जो मेरे को ऐसा लगता है कि आप इस बाइक को बहुत ज़्यादा हाई लिमिट्स पे कॉन्स्टेंटली बहुत देर तक मत चलाओ, क्योंकि एयर कूल्ड वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी सारी बाइक्स एयर कूल्ड ही आती थी, बट नेचुरली इट्स जो एक इंजन की हीट और जो उसको मतलब एक लेवल पे क्या ना, बार बार जब एक्सट्रीम पे चलाओगे जो वो हीट प्रोड्यूस करता है वो इंजन के लिए उतना अच्छा नहीं होता, अगर वो हीट प्रॉपरली डिस्पैच ना हो, इंजन को शांत ना रख पाए। वैसे एयर कूल डू अ गुड जॉब, बट कभी कभी बहुत गर्मियों में जब वैसी बहुत गर्मी है और उस पर गर्म हवा ही पड़ रही है और अंदर भी गर्म हो रहा है, तो स्टिल कीप इट इन चेक। वहीं अगर हम वी-स्टॉर्म की बात करें तो वैसे वो 140-145 तक चली जाती है एक्सट्रीम पे, पर वहाँ नहीं चलानी है। वहाँ मतलब ठीक है, मतलब क्यों जाना है वहाँ पे, पर आप हाँ 100-110 पे क्रूज़ कर सकते हो। 100-110 यस, उस पर आप क्रूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस उसमें ऑयल कूल्ड इंजन है। जो इसका ऑयल कूल्ड इंजन है ना, वो काफ़ी अवार्ड विनिंग लाइक है। इट्स अ वेरी ऐसा नहीं है कि जस्ट ऑयल कूल्ड है। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे सुजुकी वी-स्टॉर्म, तो आपको उसके डिटेल के बारे में पता चलेगा, और वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इंजन के लिए करता है। मैं वैसे बता सकता हूँ, वीडियो लंबा होगा, पर अगर आप साइट पे जाओगे ना तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक अंतर है आपकी टॉप स्पीड क्रूजिंग्स में। तो दोस्तों ये बात हो गई, पहले ब्रांड की बात हो गई, फिर ये इंजन की बात हो गई, थोड़ी क्रूजिंग स्पीड्स की बात हो गई, कूलिंग की बात हो गई। अभी शायद आपको क्लैरिटी आ गई होगी कौन सी बाइक की तरफ आपको जाना है। नहीं, अभी नहीं आई। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो अगला पॉइंट है दोस्तों टेक। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि NX200 एकदम से फर्राटे की तरह आगे निकल गई है, क्योंकि काफ़ी अंतर है। NX200 में आपको मिलता है असिस्टेंट स्लिपर क्लच, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ये मिलता है, और आपकी जो TFT है वो कलर्ड TFT है और काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसमें, और डुअल चैनल ABS तो है ही। अब पहले CB200X में सिंगल चैनल था, अब डुअल चैनल ABS है इसमें। वहीं पे अगर मैं सिर्फ वी-स्टॉर्म की बात करूं दोस्तों, तो उसमें आपको मिलेगा डुअल चैनल ABS, बस डुअल चैनल ABS। और जो उसकी TFT भी है वो कलर्ड नहीं है, पर उसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी है, मतलब ऑलमोस्ट आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए सब कुछ है उसमें, और विजिबिलिटी भी है, पर एक्चुअली कलर्ड TFT नहीं है। तो यहाँ पे तो NX200 मेरे को ऐसा लगता है कि बाजी मार गई है, पर अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई है तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डायमेंशंस, वेट और उन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो वी-स्टॉर्म 250 है उसकी जो सीट हाइट है वो 835 mm है। वहीं पे अगर हम NX200 की बात करें तो वहाँ पे जो हाइट है वो 810 mm है, तो करीबन 25 mm का अंतर है। और वो जो 25 mm है ना, वो जो हाइट है, जिन लोगों की 5-7 के आसपास या उससे थोड़ी कम, उन लोगों को बड़ा सही लगेगा, उनके पैर आराम से लग जाएंगे। वैसे वी-स्टॉर्म 250 में एक लोअरिंग सीट भी आती है जिससे कि आई थिंक 10-15-20 mm कम हो जाता है, पर मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं
लगवाया था वो मेरे पास है सीट। पर अगर आपको नॉर्मली चलना है, ऑफिस जाना है, हाईवेज पे रहना है तो एक बार को ठीक है। पर उसमें क्या होता है कि जो लोअर हुई है सीट वी-स्टॉर्म में, उसके कुशनिंग को कम कर दिया। उस कुशनिंग की वजह से जो आपकी राइड है वो और ज़्यादा हार्ड हो गई है। तो ख़राब रास्तों पे अगर ऑफ रोडिंग उस टाइप जा रहे हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, उससे आपकी और राइड हार्ड हो जाती है। पर ठीक है, हाईवेज पे रहना है, नॉर्मली ऑफिस जाना है डेली का, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आई विल नॉट रिकमेंड इट अगर आपको उस टाइप की टूरिंग करनी है। पर ये जो 25 का अंतर है, ये सिर्फ ऐसे ही अंतर नहीं है कि बस NX200 को कम कर दिया और वी-स्टॉर्म को हमने बढ़ा के ऊपर करना था, कुछ कोई मतलब कंपटीशन था कि नहीं ऊंची रखनी है। क्योंकि जो वी-स्टॉर्म 250 है उसमें जो टायर का सेटअप है वो आगे 19 इंच का है, पीछे 17 इंच का है। इसमें दोनों 17 के हैं। उससे क्या होता है, एक तो वी-स्टॉर्म 250 की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है आपकी NX200 से, वो 205 पे है, और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 167 अब ग्राउंड क्लियरेंस और जो टायर का सेटअप है, दोनों ही चीज़ डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती हैं वी-स्टॉर्म 250 की आइडेंटिटी, कि वो एक ऑफ रोडिंग टाइप बाइक है, जहाँ पे आप उसको ऐसी जगह ले जा सकते हो जहाँ आप रोड से हट के थोड़े ख़राब रास्ते हैं, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए होती है वहाँ पे। और प्लस जो 19-17 का सेटअप है वो भी आपको ख़राब रास्तों पे, ग्रेवल्स पे जब आप चल रहे हो तो आपको ज़्यादा अच्छी कमांड देगा। आपकी जो कॉन्फिडेंस है, या आप ये कह सकते हो कि आपकी जो ड्राइव क्वालिटी है या आपकी राइड क्वालिटी है, वो आपकी ज़्यादा बेटर होगी उस पर। अगर आप नॉर्मली हाईवेज़ पे चल रहे हो, सिर्फ स्ट्रेट हाईवेज़ पे चल रहे हो, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आने वाला है। और अगला एक नोटिसेबल एक चीज़ है जो व्हील बेस होता है, कि आगे वाला टायर और पीछे वाला टायर जहाँ ज़मीन से टच होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है। सो जो वी-स्टॉर्म 250 है उसका 1455 है, 1455, और वहीं पे NX200 है 1355 करीबन 100 का अंतर है। इस अंतर से क्या होगा कि जो आपकी वी-स्टॉर्म 250 वो हाईवेज़ पे आपकी जो राइड क्वालिटी होगी वो ज़्यादा बेटर होगी। लॉन्गर द व्हील बेस, आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी। वहीं पे जो ये 100 कम है, ये आपको एग्रेसिव मूव्स या मैनूवर्स जो करने होते हैं, या कॉर्नरिंग या वो सब चीज़ें, वहाँ पे आपको जो शॉर्टर व्हील बेस होता है वो आपको ज़्यादा बेटर फील करेगा। और जो अपसाइड डाउन फोक्स हैं इसमें NX200 में, द गोल्डन NX200 में जो है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब कि जो ओवरऑल बाइक है उसके साथ बड़े सही लगते हैं वो अपसाइड डाउन्स। कुछ चीज़ों में आपका जो नॉर्मल टेलीस्कोपिक होते हैं उससे बेटर होते हैं, खास तौर से राइड हैंडलिंग में, और जब आप टर्न्स पे उस पे कर रहे होते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस और फीडबैक मिलता है। तो जो टेलीस्कोपिक हैं वो भी सही हैं, पर मतलब कह सकते हो आजकल मार्केट में क्या USD चल रहे हैं, काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं। पर डिपेंड करता है कि USD आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हो, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। नेचुरली इन सम मैटर्स USD आर बेटर, इन सम आर टेलीस्कोपिक्स आर बेटर, बट तो यहाँ पे मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आपको USD अच्छे लग रहे हैं तो आप USD ले लो, आपको लगता है कि टेलीस्कोपिक ठीक है तो आप वो ले लो, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा इन दोनों के बीच पे अगर मैं कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया तो। उसके बाद जो NX200 है वो 20 किलो कम है, वो 167 kg, NX200 इज ओनली 147 kg। तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देगी। नेचुरली हल्की बाइक होती है तो आपको लगता है कि आप ज़्यादा कंट्रोल में हो, गिर गई तो आसानी से उठा लोगे, तो वो एक कॉन्फिडेंस आता है। पर बहुत ज़्यादा हल्की बाइक्स भी नहीं होनी चाहिए। जब आप उसको हाईवेज़ पे क्रूज़ कर रहे हो तो यू नीड सम वेट, जिससे कि वो रोड पे प्लांटेड चले। पर ये अगेन जब आप चलाओगे, टेस्ट राइड लोगे, तो यू कैन मेक अ बेटर डिसीजन। बाकी दोनों में ही 12 लीटर की टंकी है तो वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप दोनों ही बाइक को 90-100 पे क्रूज़ कर रहे होगे तो वी-स्टॉर्म 250 जो है वो आपको बेटर माइलेज दे सकती है, बिकॉज ऑफ द बिगर इंजन, जिसलिए इंजन पे लेस स्ट्रेस पड़ रहा होगा। और दूसरा, इसमें 6th गियर है। यस, NX200 में 5 ही गियर है, इसमें 6ठा गियर भी है वी-स्टॉर्म 250 में। बाकी अगर मैं राइड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों, सस्पेंशन मेरे को वी-स्टॉर्म का पता है कि थोड़ा सा हार्डर साइड पे है, और वहीं NX200 का जितना मैंने पढ़ा, मैंने चला ही नहीं है, जो आप लोगों ने भी कमेंट्स में काफ़ी लिखा था, जो मैंने वीडियो बनाया था कि इसका भी हार्डर साइड। अब हार्डर के अपने कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। ये मैंने एक वीडियो बनाया, आपकी स्क्रीन पे ये थंबनेल आ गया होगा, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी इन डेप्थ पता चल जाएगा कि हार्ड और सॉफ्ट्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो दोस्तों, अब तो मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी आ ही गई होगी। कमेंट में लिख देना कि भैया मेरी ये क्लैरिटी है। और अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है दोस्तों, तो मैं कह रहा हूँ कि तीसरी बाइक के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो, शायद ये दोनों बाइक आपके लिए ना ही हो। बाकी इन द एंड मैं दोस्तों यही बोलूँगा, अगर आपको हाईवे पे क्रूसिंग चाहिए, ज़्यादा ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ चाहिए, आपको ज़्यादा, आपको इंजन में ज़्यादा पावर चाहिए, देन वी-स्टॉर्म 250 आपकी चॉइस हो सकती है। वहीं पे अगर आपको टेक, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार मेरे को असिस्ट स्लिपर क्लच चाहिए, मेरे को ट्रैक्शन कंट्रोल भी चाहिए, मेरे को ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई स्पीड वाली बाइक चाहिए, पर मेरे को टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, प्लस मेरे को USD चाहिए, दोज गोल्डन USDs,
देन NX200 कैन बी योर चॉइस। ठीक है दोस्तों, बाकी आपके ऊपर है, आप डिसाइड करो। मैं तो हमेशा की तरह बोलता हूँ कि मैं नहीं बोलूँगा आपको कौन सी बाइक लेनी है, आपको डिसाइड करना आपकी ज़रूरत क्या है, आपका बजट क्या है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, डू वॉट एवर यू वांट टू डू गाइस। चमकते रहो, मुस्कुराते रहो। स्टिल कोई बातें रह गई होंगी तो कमेंट्स में लिख देना। फैल्कन राइडर्स इंडिया इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर लेना, और www.falconridersindia.com मेरी वेबसाइट, वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगर आप अभी तक नहीं गए हो तो आपको पता ही नहीं है कि आप क्या मिस कर रहे हो, तो वहाँ पे ज़रूर जाना और मेरे मैप्स वाले सेक्शन पे ज़रूर जाना, और ये सीक्रेट किसी को मत बताना। लव यू दोस्तों, बाय बाय।